नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं, और ये जो है वो मंथली बेसिस पर जो है हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो उत्तीर्ण सीरीज़ हमने चलाई हुई है उसमें जो है वो क्वेश्चन जो डिस्कस होते हैं वो क्वेश्चन से डिस्कस होते हैं डेली बेसिस पर, और जो मंथली बेसिस पर हमने सीरीज़ चलाई हुई है वो अलग से है, अभ्यास सीरीज़। इसमें हम मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी हम फरवरी का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज फरवरी का सेकेंड पार्ट है, वो भी फरवरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंथली बेसिस पर भी उसके बाद मार्च महीना हम डिस्कस करेंगे। तो आज फरवरी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैज़ बिन कॉन्फर्ड प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि किस प्रमुख व्यक्ति को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये 2024 में अवार्ड जो है वो दिया गया है, फरवरी 2024 में, और ये अवार्ड दिया गया है गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गुलजार को भी ये अवार्ड दिया गया है। गुलजार जो कि उर्दू के एक कवि हैं उनको दिया गया है, तो उर्दू भाषा में ये दिया गया है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को जो है वो संस्कृत के ये विद्वान हैं, तो संस्कृत भाषा में जो है वो इनको ये दिया गया है। और देखिए ये कौन से नंबर का अवार्ड जो है वो इस बार दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो 2023 में जो अवार्ड दिया गया है ये 58th नंबर का अवार्ड जो है वो इस बार दिया गया है। कौन से नंबर का? 58th नंबर का अवार्ड जो है ये दिया गया है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। हम बात करें कि अभी पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में जो अवार्ड दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो दिया गया है कौन से कवि को दिया गया है या फिर किसको दिया गया है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर स्टेट भी पूछा गया था स्पेसिफिक रूप से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो गोवा स्टेट से जो था वो बिलोंग करते थे, जिनको 2023 में ये अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर था। अब कन्फ्यूजन ज़रूर था तो आंसर की के अकॉर्डिंग जब आंसर देखा गया तो उसका आंसर पाया गया गोवा। तो गोवा क्यों उसका सही आंसर था? गोवा उसका सही आंसर इसलिए था क्योंकि जो लास्ट ईयर अवार्ड ये दिया गया है ना, वो दिया गया है एक गोवा के फेमस जो है वो राइटर हैं जिनका नाम है दामोदर माउजो। इनको जो है वो दिया गया है, और कोंकणी भाषा में जो था वो उनको दिया गया था। कौन सी? कोंकणी भाषा में उनको दिया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 2023 में उनको ये दिया गया था, 2022 का वो अवार्ड था। हम बात करें कि ये अवार्ड एस्टेब्लाइज कब किया गया था, तो 1961 में इस अवार्ड को एस्टेब्लाइज किया गया था। ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन द्वारका गुजरात। तो बोलते हैं कि हाल ही में सबसे लंबा जो केबल ब्रिज जिसका उद्घाटन किया गया है उसका नाम पूछा गया है यहाँ पर, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के द्वारका में जो है उद्घाटन किया गया है। देखिए गुजरात के द्वारका में जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है सुदर्शन सेतु का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या पूरी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। ये आपने ध्यान रखना है। ये कनेक्ट करेगा ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका से, जो कि गुजरात में पड़ता है। ब्रिज को बनाने में जो कॉस्ट आई है वो रफली 980 करोड़ के आसपास जो है वो आई है। लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये इंडिया का। इसकी जो डिस्टेंस मेज़र की गई है वो अराउंड 2.3 किलोमीटर जो है ये है। इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा, जो भगत हैं जो द्वारकाधीश टेम्पल जाते हैं उनको जो है वो सुविधा मिलेगी। सुदर्शन सेतु की डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये भगवत गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण की छवियों से जो है वो लिया गया है। इस तरह से जो है इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया था सुदर्शन सेतु। इस तरह से आपने पूरी बात ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल हाउ मैनी कंट्रीज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड ऑन Feb 18। तो बोलते हैं कि जो कुल जो है बोलते हैं 18 फरवरी को जो एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला गया 2024 में, कितने देशों ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो 6 देशों ने प्रथम रैंक हासिल किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर ये जो है वो आती हैं। इन्होंने टॉप पोजीशन जो है वो होल्ड की है 2024 के इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया ने यहाँ पर 85th रैंक जो है सिक्योर किया है। और अगर हम बात करें लास्ट रैंक किसका रहा है, तो अफगानिस्तान का लास्ट रैंक जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2024 के इंडेक्स के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिया का पासपोर्ट जो है जिसके पास भी है वो वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो 62 कंट्रीज़ में जो है वो एंजॉय कर सकता है। 62 कंट्रीज़ में जो है वो वीज़ा फ्री जो है हो जा सकता है जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है।
देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें पता चल गए सारे के सारे क्या क्या, कि इंडिया का रैंक क्या है। हो सकता है इंडिया का रैंक पहले हमने कुछ और पढ़ा हो, तो एग्जैक्टली आपने 85th रैंक आपने ध्यान रखना है अब। और आपने ध्यान रखना है कि लोएस्ट लीस्ट कंट्री जो लास्ट रैंक है यहाँ पर वो कौन सी कंट्री का है, टॉप रैंक कितनी कंट्रीज़ हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जिसके पास पासपोर्ट है वो कितनी कंट्रीज़ में जो है वो वीज़ा फ्री इंजॉय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड ऑन February 15, 2024 विच कंट्रीज इकॉनमी एंटर्ड अ रिसेशन इन दी सेकेंड हाफ ऑफ 2023। तो बोलते हैं कि 15 फरवरी 2024 को एक आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया। इस आंकड़े के अनुसार कौन सा देश ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी छमाही में जो है वो मंदी में प्रवेश करेगी या फिर किया, तो ये यूके है कंट्री। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूके यानी कि इंग्लैंड हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा की बात करें जो 15 फरवरी 2024 को निकाला गया, यूनाइटेड किंगडम की जो इकॉनमी है वो रिसेशन में जो है वो एंटर की सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। अब देखिए कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो देखो रैंक किया है 0.3%, और फोर्थ क्वार्टर जो 2024 का था उसमें भी ये रैंक किया है। अगर हम बात करें कि ये 0.1 जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिली है अगर हम प्रीवियस 3 क्वार्टर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं। रिसेशन देखो जनरली क्या होता है, रिसेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जो है वो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आती है, तो मतलब वो रिसेशन की तरफ जो है वो जा रही है कंट्री। तो ऐसा ही देखने को यहाँ पर भी मिला है। रिसेशन इज जनरली डिफाइंड एज अ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑन नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, तो उसको रिसेशन भी कहते हैं। तो रिसेशन का पता चल गया, कौन सी कंट्री जा रही है ये पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। बोलते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो देखो ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। रामसर के बारे में हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पढ़ा था कि कितनी रामसर साइट इंडिया में अभी हो गई है, तो 80 हमने वो पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। देखो अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। अभी तमिलनाडु में जो है वो कितनी है वो तो हम जानेंगे ही, परंतु देखिए अभी 5 नई रामसर साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं इस साल। 3 नई रामसर साइट्स जो बनाई गई हैं उनके नाम जानेंगे, और 2 जो बनाई गई हैं वो अकेले तमिलनाडु में बनाई गई हैं। पहले तमिलनाडु की जानिए। तमिलनाडु में जो है वो कारावेती बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट इसको जो है वो रामसर साइट में जगह मिली है। और अगर हम बात करते हैं कि इन 2 साइट्स को जब ऐड किया गया तो तमिलनाडु में कितनी टोटल साइट्स हो गई, 16 टोटल रामसर साइट्स यहाँ पर हमें देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं जो 3 नई रामसर साइट्स जो हैं वो एंटर की गई हैं या फिर जिनको जगह मिली है वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर स्थित है, तो देखो एक तो है अक्ष समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपने ध्यान रखना है। एक है अधनासिनी मुहाना, अधनासिनी जो है ये भी एस्चुरी है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक है मगादी सेंचुरी, मगादी कंजर्वेशन जो रिजर्व है ना वो भी आपने ध्यान रखना है, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर स्थित, एक बार हम वो भी जान लेते हैं कि ये साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर स्थित, कौन कौन से स्टेट में ये स्थित है। ये जो अक्ष समुद्र है ना ये कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पर, कर्नाटक में ये पड़ती है। अगर हम अधनाशिनी की बात करते हैं तो ये भी कर्नाटक में पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं मगादी केरे संरक्षण की, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व की, तो ये भी कर्नाटक में ही जो है वो पड़ती है। तो ये कर्नाटक की हैं और 2 जो हैं वो तमिलनाडु की हैं, वो आपको पता चल गया। और इंडिया में अब टोटल 80 रामसर साइट्स जो हैं वो हो गई हैं। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और वर्ल्ड वेटलैंड डे की इस बार थीम क्या रखी गई थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ चुके हैं तो अभी मैं इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, अभी आप खुद से रिवाइज करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, और डेफिनेटली कभी भी नहीं भूलेगा आपको फिर ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट सेट अप। तो बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है, विशाखापट्टनम में किया गया है। यहाँ पर देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक MOU जो है वो साइन किया गया है NTPC के साथ, जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री विशाखापट्टनम में स्थापित करने की बात कही गई है। इस प्रोजेक्ट में जो है वो इंक्लूड होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जिसकी जो है वो 120 टन पर डे जो है वो कैपेसिटी होगी। और इसमें जो भी मटेरियल होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन में, जैसे कि ग्रीन एमोनिया हो गया, ग्रीन मिथानोल हो गया, प्राइमरी कैटरिंग हो गया, अलग अलग एक्सपोर्टिंग मार्केट की जो होती है, तो ये सब हो गया।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी कैपेसिटी अगर पूछ ली जाए प्रोडक्शन फैसिलिटी कितनी है तो वो एक हो गया, कहाँ पर ये स्थित है बस वो हो गया। किसके साथ करेंगे, एनटीपीसी के साथ इसको करेंगे, एमओयू एनटीपीसी के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोलते हैं विच स्टेट लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट सड़क सुरक्षा फोर्स। देखो सड़क सुरक्षा फोर्स जो है ये कौन से स्टेट की पहल है, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये पंजाब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सड़क सुरक्षा बल जो होगा ये क्या करेगा, ये गाड़ियों को जो है वो जवानों के साथ जो है वो हर 30 किलोमीटर के दायरे पे जो है वो तैनात करेगा, और उस एरिया में कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत जो है वो उसे सड़क सुरक्षा बल के जवान अस्पताल जो है वो पहुँचाएंगे, और हादसे के वक्त के समय जो है वो नहीं पहुँचने पर जो है वो जवान से पूछा भी जाएगा क्यों जो है वो आप हादसे पर टाइम से नहीं पहुँच पाए। उनको जो गाड़ियाँ दी जाएंगी वो फुली डिजिटाइज होंगी, मतलब फुली जो है वो डिजिटल गाड़ियाँ उनको दी जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ उनमें होंगी। तो ये पंजाब ने करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच कंट्री लिफ्टेड द FIH हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप 2024। तो किस देश ने बोलते हैं FIH हॉकी जो पुरुष विश्व कप है 2024 का वो खिताब जीता है, तो ये जीता है नीदरलैंड ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। और इसने किसको हराया है यहाँ पर, तो मलेशिया को जो है वो यहाँ पर हराया गया है। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ, तो ये मस्कट में हुआ। मस्कट कहाँ पर पड़ता है, ये ओमान में जो है वो पड़ता है। ओमान के मस्कट में जो है ये हुआ। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर जीती, किस कंट्री की टीम को हराया गया, कहाँ पर ये हुआ, ये आपने यहाँ से नोट कर लेनी है बातें। यहाँ पर वही लिखा गया है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन वुमेन्स सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल में विजेता देश की पहचान निम्नलिखित में से करें। तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 का हुआ, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा था किसके द्वारा वो खिताब जीता गया है, परंतु यहाँ पर कंट्री पूछी गई है कि कौन सी कंट्री विनर रही है। तो देखो पहले तो हम जानते हैं विनर का नाम, जो इस टाइटल की जो है विनर रही हैं तो वो रही हैं अरेना सबलेंका। अरेना सबलेंका जो है वो रही हैं, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। ऑब्वियसली जिस कंट्री से ये बिलोंग करती होंगी वही कंट्री जो है वो यहाँ पर जीती भी है, तो ये बेलारूस कंट्री से संबंध रखती हैं, और ऑप्शन बी बेलारूस ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलारूस की ये प्लेयर है, ये आपने ध्यान रखना है। कौन सी खेल की ये प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी खेल से संबंधित है, ऑब्वियसली ये टेनिस से जो है वो संबंधित है, तो ये टेनिस की ही जो है वो प्लेयर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर बेलारूस आपको क्लियर हो गया कि बेलारूस की ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता है। इनका नाम भी आपको पता चल गया, अरेना इनका नाम है। और अगर हम बात करते हैं मेंस के जो खिलाड़ी विजेता रहे हैं वो कौन है, अगर हम मेंस टाइटल की बात करते हैं ना, तो मेंस टाइटल के जो विजेता हैं वो रहे हैं कौन, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जानिक सिनर जो है वो रहे हैं। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, जानिक सिनर जो है वो रहे हैं, और ये कौन सी कंट्री के हैं, ये इटली कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। तो यहाँ से सब क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच कंट्री स्कोर्ड फर्स्ट स्पॉट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इस इंडेक्स हमने पहले पढ़ा है, इसमें हमने इंडिया का रैंक जो है वो जान रखा है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला रैंक जो है वो कौन सी कंट्री ने हासिल किया है, तो पहला रैंक यहाँ पर डेनमार्क के द्वारा हासिल किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, डेनमार्क ने किया है, पूरी बात समझते हैं। डेनमार्क ने जो है वो टॉप पोजीशन जो है वो यहाँ पर हासिल की है, और काफ़ी टाइम से डेनमार्क ही जो है लगातार 6th टर्म जो हो गई है डेनमार्क को यहाँ पर पहले स्थान पर रहते हुए। इसका स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है, 90 स्कोर जो है वो उसका यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे बेकार जो रहा है किसी का, मतलब जो मोस्ट करप्टेड नेशन जो है वो माना गया है यहाँ पर, तो सोमालिया कंट्री मानी गई है। सोमालिया का स्कोर यहाँ पर 11 रहा है। तो सोच लीजिए, जहाँ पर 90 स्कोर रहा है डेनमार्क जैसे देश का, तो सोमालिया का 11 रहा है, कितनी करप्शन जो है वो यहाँ पर फिर होगी। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 93rd प्लेस जो है वो इंडिया का इस इंडेक्स में रहा है। तो इंडिया का भी कुछ इतना अच्छा रैंक यहाँ पर है नहीं करप्शन के मामले में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली विच एल्बम वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2024। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस एल्बम ने
ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। तो ये एल्बम पूछी गई है आपसे, ये एल्बम है दिस मूवमेंट एल्बम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो कुछ एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। दिस मूवमेंट जो है ये इंडिया की जो जज है बैंड, एक शक्ति बैंड है ना, इसके द्वारा ये जीती गई है। शक्ति बैंड वॉन द 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। तो आपने ध्यान रखना है, बैंड शक्ति हो गया, एल्बम दिस मूवमेंट जो है वो हो गई, ये दोनों पता होने चाहिए। इनको 2024 का ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। देखो ये जो एल्बम है ना ये हमने आज पढ़ी, और ग्रैमी जो अवार्ड का जो बैंड है ना ये शक्ति बैंड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं उत्तीर्ण सीरीज़ में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ से हमने टेलर स्विफ्ट का नाम भी जाना था। टेलर स्विफ्ट का नाम ये यूएसए से है, और ये जो है वो पहली ऐसी विजेता जो है वो बनी है जिन्होंने जो है वो ग्रैमी जो अवार्ड है फॉर एल्बम ऑफ द ईयर चौथी बार जो है वो लगातार जीता है। 4 बार ये जीत चुकी हैं, और टेलर स्विफ्ट इनका नाम है, तो ये भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एग्रीड टू सप्लाई 31st आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स टू इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 31 सशक्त MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ है। देखो अगर हम बात करते हैं कंट्री की कि कौन सी कंट्री जो है ना वो 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की आपूर्ति करने पर जो है वो अभी सहमत हो गई है कि हम ये भारत को दे देंगे। तो ये यूएसए कंट्री जो है वो सहमत हुई है, ऑप्शन डी यूएसए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूएसए सहमत हुआ है कि हम आपको जो है वो 31st आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन है वो हम आपको दे देंगे। अभी देखो क्या है, अभी देखो ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। तो वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, परंतु देखो इजराइल के यहाँ से देखने को मिलता है कि इजराइल कितना स्ट्रांग है। इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत सारी तोहफें जो है वो दागी, परंतु इजराइल ने 99% अटैक को जो था वो लगभग फेल कर दिया। ठीक है जी, अभी आगे आने वाली सिचुएशंस क्या होती हैं वो तो अलग बात है, परंतु अभी तक की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये बात की जा रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। फीफा वर्ल्ड 2026 जो है वो कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्रीज होस्ट करेंगी, कोई अकेली कंट्री होस्ट करने वाली इसको नहीं है। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, किसको कौन जो है वो होस्ट करेगा 2026 में। तो 2026 में इसको होस्ट करेगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप की जो होस्ट कंट्रीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं कि अभी 2026 में तो इसको ये होस्ट करेगा। इससे पहले इसको किसने जो है वो होस्ट किया है, तो इससे पहले 2022 में ये हुआ। 2022 में जब ये हुआ तो हमें देखने को मिला कतर ने जो था वो इसको होस्ट किया था। उससे पहले 2018 में ये हुआ था तो रशिया ने जो था वो इसको होस्ट किया था। उससे पहले 2014 में हुआ था, हर एक 4 सालों के इंटरवल पर ये होता है, तो ब्राज़ील ने जो है वो इसको होस्ट किया था। 2026 का आपको पता चल गया कि 2026 में जो है वो इसको कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट जो है वो होस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम में। अच्छा, 2022 में जब ये हुआ था ना तो कतर में हुआ था। 2022 में कतर में हुआ था तो विनर कौन सी टीम रही थी उस टाइम, तो अर्जेंटीना जो था वो उस टाइम विनर टीम जो था वो रही थी। अर्जेंटीना ने जो था वो इसको जीत लिया था, इस कप को जो था वो जीता था, और तीसरी बार अर्जेंटीना ने जो था वो इसको जीता था। एक और प्लेयर का नाम यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो मेसी का नाम आप सुनते हैं, लियोन मेसी का नाम, वो कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं, तो वो अर्जेंटीना कंट्री के लिए ही जो है वो खेलते हैं। तो लियोन मेसी का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के लिए ये खेलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो बोलते हैं कि ये जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई इसमें जो है वो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जो था वो जीते। ठीक है जी, 2024 में ये चैम्पियनशिप हुई और इसमें इंडिया के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जो था वो जीते गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चैम्पियनशिप के बारे में। ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई, तेहरान में जो था वो हुई, ईरान के तेहरान में जो था ये हुई। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने यहाँ पर जो था वो कितने गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल जो था वो इंडिया ने यहाँ पर जीते हैं।
यहाँ पर लिखा भी गया है। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जो है वो इंडिया ने यहाँ पर जीता है। तेहरान ईरान में जो था ये हुई। सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर किसके द्वारा जीते गए? चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए। टोटल 16 मेडल चाइना ने जीते, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल थे, 6 सिल्वर मेडल थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर जापान रहा। जापान के द्वारा टोटल 9 मेडल जीते गए। 9 मेडल में से 4 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे, 1 ब्रॉन्ज था। उसके बाद कजाकिस्तान ने 12 मेडल टोटल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे, 2 ब्रॉन्ज थे। और उसके बाद चौथे नंबर पर ईरान रहा, जिसने टोटल 17 मेडल जो था वो जीते थे। 17 में से जो था वो 3 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे, 7 ब्रॉन्ज थे। और उसके बाद रहता है 5वें नंबर पर इंडिया। इंडिया के द्वारा टोटल 4 मेडल जो था वो जीते गए। 3 गोल्ड मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल जो था वो यहाँ पर जीता गया था। ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने यहाँ पर नहीं जीता है। तो ये मेडल टैली भी पता होनी चाहिए आपको एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम FATF फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट। हाल ही में बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने FATF की जो वित्तीय अपराध निगरानी सूची है वहां से हटा दिया गया है? तो हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूरा नाम ये हुआ, इसकी जो फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट है यहाँ से हटा दिया गया है UAE को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। UAE को यहाँ पर हटा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ से आपको FATF के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि FATF की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो 1989 में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और FATF की अगर हम बात करते हैं ना कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई, किसने इसकी स्थापना की, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना में जो मेन रोल किसी का आ जाता है, तो G7 कंट्रीज़ का जो है वो इसमें मेन रोल आ जाता है। क्योंकि G7 समिट उस टाइम पेरिस में हुई थी, जहाँ पर FATF को बनाने का जो था वो फैसला जो था वो लिया गया था। और FATF जो था वो फाइनली बनाई गई फिर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग लिस्ट में डालती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उन कंट्रीज़ को फिर पड़ता भी है। जैसे कि अभी UAE को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है फाइनेंशियल क्राइम की वॉच लिस्ट से। मैंने यहाँ पर एक और टर्म इस्तेमाल की है G7। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं? क्या यहाँ पर इंडिया भी आता है? देखो, इंडिया G7 का मेंबर जो है वो नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कौन कौन इसके मेंबर जो है वो आ जाते हैं? इसके मेंबर में एक कनाडा जो है वो आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। कनाडा के अलावा यहाँ पर USA इसका मेंबर है। USA के अलावा UK जो है वो इसका मेंबर है। UK के अलावा फ्रांस जो है वो इसका मेंबर आ जाता है, फ्रांस आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा जर्मनी जो है वो इसका मेंबर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इटली जो है वो इसका मेंबर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इटली जो है वो इसका मेंबर है। और उसके बाद जापान जो है वो उसका मेंबर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जापान उसका मेंबर आ जाता है। तो ये सारे 7 मेंबर आ जाते हैं। पहला कनाडा, दूसरा USA, तीसरा UK, चौथा फ्रांस, 5वां जर्मनी, छठा इटली, 7वां जापान। तो ये 7 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। अब देखो, G7 की तरह एक G20 भी है। क्या इंडिया G20 का मेंबर है? बिल्कुल जी, इंडिया G20 का मेंबर है। इंडिया G20 का मेंबर है। और इंडिया ने लास्ट ईयर जो था वो क्या किया था, G20 की 2023 की समिट को जो था वो होस्ट भी किया था। तो इंडिया जो था वो 2023 की समिट को होस्ट भी कर चुका है G20 की, और उसका ये मेंबर है भी। G7 का मेंबर ये नहीं है इंडिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। और एक्यूरेसी से क्या होगा, एग्ज़ाम पास करने में नहीं, मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम में टॉप करने में आपको हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी हेल्प होगी। और नौकरी का मामला है तो खुद से जितनी ऑनेस्टी दिखा सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, करें। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो भारत के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर। तो उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। लास्ट टाइम जो ये अभ्यास सीरीज़ हमने डिस्कस की थी वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये डिटेल से मैंने डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की तैयारी से बाकी एग्ज़ाम की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए और सक्सेस आपको डेफिनेटली फिर मिलेगी।
टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।